का चैप्टर है चैप्टर 7, रेटिंग एंड प्रीमियम्स। इंश्योरेंस में प्रीमियम किस तरह से डिसाइड होते हैं, उसकी रेटिंग किस तरह से होती है, इसी टॉपिक पर आज के इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आबाद खान और आप देख रहे हैं बीमा साथी यूट्यूब चैनल। तो अगर हम बात करें रेटिंग एंड प्रीमियम्स की, तो इसका जो रेट है, इसका जो प्रीमियम है, वो कई फैक्टर्स को मिलकर बनाया जाता है। और वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अंडरस्टैंड द प्रीमियम प्राइसिंग मैकेनिज्म, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट मार्केट एंड हार्ड मार्केट। सॉफ्ट मार्केट क्या होती है, हार्ड मार्केट क्या होती है, इन दोनों चीजों को आज के इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग किस तरह से डिसाइड होती है, वो आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। प्रीमियम्स इन क्लेम साउंड, एक ही तरह के सेगमेंट में जो भी प्रीमियम्स आ रहा है और उसी सेगमेंट में जो क्लेम्स जा रहे हैं, उन दोनों को जब हम साथ में देखते हैं तब हमारा प्रीमियम निकल के आता है कि इस प्रोडक्ट का ये वाला प्रीमियम होना चाहिए। एक कोटेशन है, An English Act of Parliament in 1601 base sums it up. The laws lighted rather easily upon many than heavily upon few. यानी कि जो लॉस है वो बहुत सारे लोगों में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो एक कम बर्डन पड़ता है, बजाय इसके कि बहुत बड़ा लॉस कुछ लोगों को बियर करना पड़े। अब हम बात करते हैं प्योर प्रीमियम प्लस एक्सपेंसेस। ये प्योर प्रीमियम क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्योर प्रीमियम मतलब जितना आपने इंश्योरेंस में प्रीमियम कलेक्ट किया और उतना ही क्लेम दिया, उसका एक रेशियो जो आता है वो यहाँ पे प्योर प्रीमियम कहलाता है। मतलब जो प्योर प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है उसमें मैं आपको बताऊं, इसमें कोई भी दूसरा कंपोनेंट नहीं देखा जाएगा, इसमें कोई एजेंसी कमीशन नहीं देखा जाएगा, कोई एक्सपेंसेस दूसरे नहीं देखे जाएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है वो नहीं इसमें कंसीडर किया जाएगा, ये सिर्फ प्रीमियम होगा, राइट। अब ये जो प्रीमियम होगा इसको हम लोग किस तरह से इसको डिसाइड करेंगे और इसमें कौन कौन से खर्चे होंगे। जो प्योर प्रीमियम जो है वो मैंने बता दिया, उसमें सिर्फ प्रीमियम इनकम है, उसमें कोई भी एक्सपेंसेस ऐड नहीं है। फिर इसमें एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकती है। तो पहला होता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जो भी इंश्योरेंस कंपनी अपने मैनेजमेंट पे जो खर्च करती है वो इस वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। इसके अलावा होता है सैलरी, जो एम्प्लॉय को सैलरी दी जाएगी। ट्रेवल एंड अकोमोडेशन, ये है इसमें मत। ऑफिस एक्सपेंसेस, जैसे ऑफिस का रेंट है, टेलीफोन के खर्चे हैं, ये सारे के सारे इसमें कंसीडर किए जाते हैं। These can range from relatively low levels in the mid-teens to figure close to 30%. ये एक्सपेंसेस करीब 30 to 35% तक होते हैं। यानी कि अगर 100 रुपया आप प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं तो उसमें कोई 35% जो पैसा है वो इन्हीं खर्चों में चला जाता है। इसके बाद बहुत बड़ा जो कंपोनेंट आता है वो आता है कमीशन का। इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट को, ब्रोकर को कमीशन देती है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्लेम एक्सपेंसेस है, जो प्रीमियम कलेक्ट कर रही है फिर उसमें क्लेम भी तो देना पड़ रहा है ना, तो इसको भी कंसीडर किया जाता है क्लेम्स। जैसे मैंने आपको बताया 65% जो पैसा है वही इंश्योरेंस कंपनी के पास बचता है, बाकी 35% के अराउंड उसके खर्चे हो जाते हैं। उसमें एजेंट का कमीशन, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और दूसरे एम्प्लॉयज की सैलरी, दूसरे तरीके के खर्चे उसमें उसको 35% के अराउंड हो जाते हैं।
अब यहाँ पे अपना एक टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन है 2000 factories require a sum assured of rupees 10 crore each. Statistically, we know that 2 factories get destroyed by fire each year. However, we don't know which 2. 2000 फैक्ट्रीज हैं, 10 करोड़ का सम एश्योर्ड है, यानी कि 10 करोड़ का बीमा करना है, और हमें पता है कि इन 2000 फैक्ट्रीज में 2 फैक्ट्रीज ऐसी होंगी जिनमें हर साल आग लगेगी, हर साल कंप्लीटली वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन इन 2000 फैक्ट्री में कौन सी वो फैक्ट्री होंगी ये हमको नहीं पता है, राइट। सो इफ द लॉसेज आर टू बी पेड फॉर बाय ऑल ऑफ द 2000 फैक्ट्री ओनर, व्हाट शुड बी द कंट्रीब्यूशन बाय ईच फैक्ट्री ओनर बाय वे ऑफ प्योर प्रीमियम। अब इसमें प्योर प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिया गया कि 2000 फैक्ट्री ओनर हैं और हमें पता है कि उसमें कम से कम 2 फैक्ट्री में आग हर साल लगनी है। तो ये 2000 फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं वो कितना प्रीमियम दें जो कि ये जो क्लेम्स है वो प्रॉपरली हो जाए, ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, यानी कि जितना प्रीमियम है वो पूरा का पूरा क्लेम्स में चला जाए। तो इसके ऑप्शन है ए 75,000, ऑप्शन है बी 1 लाख, ऑप्शन है सी 2 लाख और ऑप्शन है डी 3 लाख। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप जरा सोच के बताइए, बल्कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ऑप्शन टेस्ट 1। ऑप्शन में आप ए बी सी डी कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं 30 सेकंड आपको देता हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, एक फैक्ट्री का सम एश्योर्ड है, एक फैक्ट्री का सम एश्योर्ड है 10 करोड़, राइट। तो 2 फैक्ट्री का कितना हुआ 20 करोड़, राइट। ये 20 करोड़ रुपीज जो है वो 2000 फैक्ट्री ओनर्स है वो बियर करने वाले हैं 20 CR, राइट। अब हम क्या करेंगे, 20 CR अपॉन 2000, यानी कि जितना क्लेम्स की वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर ऑफ यूनिट कितने 2000, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, राइट। आंसर क्या हुआ 1 लाख रुपीज। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक है, ऑप्शन बी, राइट। प्योर प्रीमियम की जो रेटिंग मेथड है, इसका जो डेफिनेशन है वो टोटल अमाउंट ऑफ लॉसेज इनकर्ड पर ईयर, एक साल में जितना लॉस आया वो, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्सपोजर, जैसे हमने अपने इस वाले एग्जांपल में देखा 2000 फैक्ट्री ओनर्स, वो क्या हुआ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्सपोजर्स, इसीलिए हमने 20 करोड़ ऊपर रखा और 2000 नीचे रखा, और जो आंसर आया वो आया 1 लाख, राइट। इसके बाद जो दूसरी थ्योरी चलती है वो चलती है बुक रेट थ्योरी। अब बुक रेट थ्योरी में क्या है, जो बुक रेट है वो किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से वो बिल्डअप होती है। प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस, री इंश्योरेंस की कॉस्ट कोई है तो वो, एजेंट का कमीशन और प्योर रिस्क। प्योर रिस्क कितना होगा, कमीशन कितना होगा, री इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी होगी, एक्सपेंसिव कितना होगा और कंपनी को प्रॉफिट कितना रखना है।
ये सारे पैरामीटर्स को जोड़ने के बाद ये बुक रेट का कॉन्सेप्ट बनता है। अब ये वर्क किस तरह से करता है, इसको हम टेक्निकल प्राइसिंग कहते हैं, द बुक रेट। इट रिलाइज ऑन द इंश्योरर हैविंग क्वालिटी statistical information based on historical loss, detail and exposure information collected at market level or intra-company, that is national fire statistics, weather records, crime statistics, etc. ये जो historical loss detail है, इसको कलेक्ट किया जाता है। कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो आप? वेदर रिकॉर्ड है, क्राइम किसी इलाके में कितना है, किस चीज का कितना क्राइम रेट है, नेशनल फायर, अगर फायर पॉलिसी का अंडरराइटर है तो वो फायर स्टेटिक्स को देखेगा कि पिछले 5 सालों में 10 सालों में कितनी फायर्स हुई है, किन किन चीज़ों में फायर्स हुआ है, उसका सेगमेंट क्या था, इन सारी चीज़ों को वो देखेगा। द अंडरराइटर कैन देन मेक कंपनी कंपैरिजन विद देयर एक्सपीरियंस विद सिमिलर रिस्क एंड अटेम्प्ट टू मॉडल द पैटर्न ऑफ पोटेंशियल क्लेम्स। फिर वो एक प्रोजेक्शन देगा, वो कितने आगे आने वाले टाइम में अगर मैं इतने यूनिट्स को अंडरराइट करूंगा तो इस एक्सपोजर पे कितने क्लेम्स आने चाहिए, ये वो एक आगे आने वाले जो क्लेम्स है उसके बारे में एक पोटेंशियल क्लेम्स पैटर्न को समझने की कोशिश करेगा, वो उसको लिखेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो कैटास्ट्रोफिक लॉस है, कैटास्ट्रोफ पोटेंशियल विल आल्सो नीड टू बी बिल्ट इन। अब कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है कि ऑल ऑफ सडन हो जाए, जो पहले ना हो, हमारे पास डेटा भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोरोना आ गया, इसका हमें कुछ पता ही नहीं था, तो इस तरह की चीजों के लिए भी कुछ ना कुछ पोर्शन कंसीडर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा क्योंकि एक चैप्टर को कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जा सकता है, इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के साथ जरूर स्टडी करें, साथ साथ जो मेन टॉपिक हैं उनको मैं टच करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। डेफिनेशन लेते हैं एक्सपोजर की। इन दिस डेफिनेशन, एक्सपोजर इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ बिग अ रिस्क इज। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या एक्सपोजर हो सकता है? द सम इंश्योर्ड ऑन द बिल्डिंग ऑफ कंटेंट्स, कितनी वैल्यू उसको उसके स्टॉक की है बिल्डिंग में जो रखा जाएगा, और कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस बिल्डिंग की है, उसको बनाने में, उस बिल्डिंग को दोबारा से बनाया जाए तो उसमें क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने वाली है। ये एक्सपोजर हुआ फायर इंश्योरेंस के लिए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए। राइट, इसी तरह से एम्प्लॉयज लायबिलिटी और वर्कमैन कंपनसेशन, द वेज रोल ऑन अ पार्टिकुलर ट्रेड क्लासिफिकेशन। अब एम्प्लॉयर्स की जो लायबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी है, उसमें क्या चीज कंसीडर की जाती है? उसमें जो वर्कर है उसकी एज, उसमें फैक्टर लगता है, प्लस उसकी वेज यानी कि सैलरी। तो उसके लिए क्या एक्सपोजर हुआ कि बंदा कमाता कितना है, उसका जो वर्कर है उसको ये एम्प्लॉयर कितनी सैलरी देता है। तो जो WC पॉलिसी है उसमें इस चीज, ये चीज जो है ना वो मैटर करेगी कि बंदे, उसके जो वर्कर्स हैं वो कमाते कितना है। इसी तरह से प्रोडक्ट लायबिलिटी है, उसमें टर्नओवर, एक कंपनी है जो 100 करोड़ का टर्नओवर है, जाहिर सी बात है उसमें एक्सपोजर कम होगा। एक कंपनी है जिसका 500 करोड़ का टर्नओवर है, उसका एक्सपोजर ज्यादा होगा, तो ये उसके लिए मैटर करेगा। अच्छा, ये जो इन्होंने नोट डाला है, द एक्सपोजर एंड द बेनिफिट मे नॉट ऑलवेज बी द सेम। जो एक्सपोजर है और बेनिफिट है वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग लिमिट ऑफ लायबिलिटी भी डालते हैं। हम एक लायबिलिटी की लिमिट सेट कर देते हैं, सम इंश्योर्ड जिसे कहते हैं, कि इससे ऊपर अगर कोई भी क्लेम्स आएगा तो वो आपका रिस्क होगा, वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी या एज ए इंश्योरेंस मेरा रिस्क नहीं होगा। तो उसमें हम लिमिट ऑफ लायबिलिटी भी डाल देते हैं। टेस्ट योरसेल्फ टू। अब अपने जो पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी समझ में कितना आया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बुक प्राइस कैलकुलेशन? ऑप्शन ए क्लेम्स कॉस्ट, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, कमीशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं 30 सेकेंड आपको देता हूं और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा T/2
और उसका ABCD जो भी ऑप्शन आपकी समझ में आता है कि वो राइट है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दिया होगा। तो इसका आंसर है डी, बुक प्राइस जो कैलकुलेट किया जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आती है। उसमें क्या कहेगा, क्लेम्स कॉस्ट कितनी है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस क्या है, कमीशन कितना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड्स, ये ट्रेंड्स क्या है इसको समझने की कोशिश करिए। एज मेंशन अबव, द इंश्योरर्स नीड टू कलेक्ट द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लॉस, क्लेम्स एंड एक्सपोजर। हाउएवर, इट इज क्रिटिकल दैट नोटिस इज टेकन ऑफ ट्रेंड्स past, present and future that will affect the assumptions coming from these statistics. This should be done in a structured format and there are a number of areas that need to be considered by the portfolio underwriters. Some of these indicators trends can be. अब मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, इसके अलावा पॉलिटिकली कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई लीगल चीज तो नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इसमें कंसीडर की जाती हैं। जो ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं अंडर राइटिंग के लिए। जो अंडर राइटर्स है उनके लिए ट्रेंड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब ट्रेंड्स में इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, ये सारी चीजें मैटर करेगी। इसके अलावा पॉलिटिकली जो कंट्री है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वो किस तरह की है, या आगे आने वाले जो टाइम है उसमें कोई बड़ा बदलाव तो नहीं आने वाला है पॉलिटिकली। तो ये अंडर राइटर को ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी होती हैं। फिर टेक्नोलॉजी, अभी टेक्नोलॉजी का क्या ट्रेंड है और आगे आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड होने वाला है, वो भी अंडर राइटर को कंसीडर करना होता है, राइट। फिर कोई लीगल चेंजेस तो नहीं आ रहा है, कोई ऐसा लॉ या कुछ इस तरह की चीज, या गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, इस तरह की चीज तो, या लिटिगेशन कॉस्ट तो आगे नहीं बढ़ने वाली, या कितनी अभी है, इसका क्या ट्रेंड आने वाला है या अभी चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें अंडर राइटर को सोचनी पड़ती है। फिर अट्रैक्टिवनेस, आइटम्स सच एज मोबाइल फोन, लैपटॉप etc. कैन बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर 1 year and then falling price and gain availability move them into commodity areas and relatively unattractive model comparison. अब अट्रैक्टिवनेस है, आज आईफोन आया, आईफोन 10, 11, 12, तो ये, लेकिन अगली साल उसकी कोई खास वैल्यू नहीं रहने वाली है। कितना वैल्यू कम होने वाली है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, अट्रैक्टिव रहने वाली है चीजें, नहीं रहने वाली है, ये भी कंसीडर किया जाता है। और बहुत से अदर फैक्टर भी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस, इस तरह की चीजें भी अंडर राइटर को ध्यान में रखनी होती है। मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। टेस्ट योरसेल्फ 3। When we look at claims trend, we look at a number of factors. Some of these are listed below. Which factor is not to be considered from this list? अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि ट्रेंड्स में कौन कौन फैक्टर्स पे अंडर राइटर को ध्यान देना होता है। तो इसके ऑप्शन है ए इन्फ्लेशन, बी टेक्नोलॉजी, सी लीगल चेंजेस और डी एक्सपोजर्स। तो इसमें कौन सा जो फैक्टर है वो क्लेम्स ट्रेंड की कैटेगरी में नहीं आता है, आपको जवाब देना है ये। आपके ऑप्शन है ए बी सी डी और आप T/3 लिखकर अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ए बी सी या डी। मैं आपको देता हूं 15 सेकेंड। मैं आशा करता हूं कि आपने अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो मैं आपको बताऊं, ये जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है। डी इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है, इसमें कंसीडर किया जाता है इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजी और लीगल चेंजेस। कुछ रिजर्व रखने होते हैं जो मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाए हैं। कुछ चीज़ें रिस्क इम्प्रूवमेंट के उसमें आती हैं कि जहाँ पे रिस्क है उसको इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए। चेंजेस इन कवर, सारी चीज़ें आप सेल्फ स्टडी करेंगे। फिर ये
इन्फ्लेशन के बारे में पूरी डिटेल में आपको बुक में मिलेगा। लेजिस्लेशन, मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। ए परसेंटेज डिप्राइड बाय डिवाइडिंग द प्रीमियम बाय द लिमिट, फॉर एग्जाम्पल ए ₹100 crore catastrophe cover with a premium of ₹2 crore would have a rate online of 2%. ये रेट ऑनलाइन एक कॉन्सेप्ट चलता है कि कोई भी पॉलिसी है, कोई प्रोडक्ट है इंश्योरेंस का, उसका परसेंटेज में रेट कितना होगा, इसे अपनी इंश्योरेंस की भाषा में कहते हैं रेट ऑन लाइन। अब इस पे एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो प्रीमियम है वो कितना है, 50,000। परसेंटेज में लेना है तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे 2 करोड़ से। यह आ जाएगा 0.25%। तो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन बी, 0.25%। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सॉफ्ट मार्केट और हार्ड मार्केट क्या होती है। जब क्लेम्स तेजी से बढ़ने लगे किसी भी सेगमेंट में, तो अंडरराइटर को समझ लेना चाहिए कि अब मुझे थोड़ा सा रेट रिवाइज करने होंगे, थोड़ा सा कवरेज में जो ज़्यादा दे रहा था वो कम करने होंगे। तो हार्ड मार्केट में प्रीमियम रेट हाई हो जाती है, कुछ कवरेज कम हो जाती है। इसके उलट जो है, जो सॉफ्ट मार्केट होती है, उसमें सारी चीज़ें स्मूथली चल रही होती हैं, कवरेज भी अच्छा मिल रहा होता है, क्लेम्स का जो परसेंटेज है, जो क्लेम रेशो है, वो भी कंट्रोल में होता है। तो सॉफ्ट मार्केट और हार्ड मार्केट की मोटा मोटा यही डेफिनेशन है, बाकी आप डिटेल में अपनी टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन इंश्योरेंस कंपनीज अंडरकट ईच अदर to grab market share by reducing premium, it is known as soft market, hard market, competitive market, none of the above। अब जरा सोच के बताइए कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट लगता है आपको। मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर है सॉफ्ट मार्केट। नो क्लेम बोनस मालूस। आपको पता है कि जब किसी भी ईयर में आपकी जो कार ड्राइव करते हो, मोटरसाइकिल ड्राइव करते हो, उसमें कोई क्लेम नहीं आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम में कुछ रियायत देती है, कुछ छूट देती है, वो परसेंटेज में होती है। उसके जो कार की इंश्योरेंस है, जो व्हीकल इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ओडी पार्ट, दूसरा होता है टीपी पार्ट। ओडी पार्ट में प्रीमियम में आपको रिबेट दी जाती है, उसे हम कहते हैं नो क्लेम बोनस। इसके उलट, इसके विपरीत, कई बार जब क्लेम रेशो बढ़ जाता है आपकी कार में, मोटरसाइकिल में, या किसी और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस में, तो वहां पे कुछ लोडिंग लगाई जाती है, यानी कि जो बेस प्रीमियम है उससे कुछ ज्यादा पैसे ले जाता है, उसको हम कहते हैं मालूस। सेक्शन 64B, सेक्शन 64B इंश्योरेंस एक्ट 1963 क्या कहता है? नो प्रीमियम नो कवर। मतलब जब तक प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं आएगा, आपका रिस्क कवर नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसको समराइज करते हैं। Pricing is critical to the success of any insurance venture. Underwriting profit should be a consistent target.
अंडरराइटर का जो टारगेट है वो प्रॉफिट जरूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी अंडरराइटिंग इतनी ज्यादा पुअर हो कि इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। तो अंडरराइटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो प्रॉफिट जरूर होना चाहिए। बेसिक प्राइसिंग प्रीमियम इन क्लेम्स आउट लीड टू प्योर प्रीमियम। प्योर प्रीमियम क्या है कि आपने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया और उसके बदले में कितना क्लेम्स आपने दिया, दैट इज कॉल्ड प्योर प्रीमियम। यानी कि ना आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जितना क्लेम आया उतना ही प्रीमियम आया, तो दैट इज कॉल्ड प्योर प्रीमियम। प्योर प्रीमियम नीड्स एडजस्टमेंट फॉर ऑल द वर्किंग एक्सपेंसेस एंड नॉर्मल आउटगोइंग ऑफ एनी इंश्योरेंस। जो ये प्योर प्रीमियम है इसमें आपको एजेंट का कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे ऐड करने के बाद ही आप इसकी वर्किंग करेंगे। साथ में आपको अपना जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। टेक्निकल रेट एंड बुक रेट आर क्रिटिकल फॉर लॉन्ग टर्म अंडरराइटिंग प्रॉफिट। जो हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे जो रेट डिसाइड होते हैं, जिसे हम बुक रेट कहते हैं, वो लॉन्ग टर्म अंडरराइटिंग प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑपरेशनल प्रीमियम इशू इंक्लूड रेटिंग, कैटास्ट्रोफ, लोडिंग एंड कॉमर्शियल डिस्काउंटिंग। तो ये इसकी समरी थी जो मैंने डिस्क्राइब किया। अब आप कुछ आपने बेसिक चीजें समझी होंगी। लॉस रेशियो, कितना प्रीमियम आया और उसके बदले में कितना क्लेम गया, दैट इज कॉल्ड लॉस रेशियो। प्योर प्रीमियम आपको बताया मैंने, जितना प्रीमियम आया उतना क्लेम चला गया, दैट इज प्योर प्रीमियम। टेक्निकल रेट, जो हिस्टोरिकल डाटा से जो रेट निकल के आते हैं वो टेक्निकल रेट कहा जाता है। इसी तरह से बर्निंग कॉस्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइए कुछ सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस लेते हैं जो हमने पढ़ा है, हम देखते हैं कि हमारी समझ में कितना आया। क्वेश्चन 1, द लॉस लाइटेड rather easily upon the many than heavily upon the few. The English Act of Parliament in 1601, what does this best sum up? इसके 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए कॉन्सेप्ट ऑफ द इंश्योरेंस पोल, ऑप्शन बी कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल अंडरराइटिंग, ऑप्शन सी द नीड फॉर मोर इंश्योरेंस कंपनी, द नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल क्लेम्स हैंडलिंग। तो जरा सोचिए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 2, प्योर प्रीमियम इज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम्स इनकर्ड पर ईयर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट, टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम्स डिवाइडेड बाय प्रीमियम, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द टोटल क्लेम्स, टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट। ऑप्शन ए। मैंने बताया था आपको प्योर प्रीमियम क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम्स इनकर्ड पर ईयर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स। जितने यूनिट्स हैं उससे डिवाइड किया जाएगा जितना क्लेम्स आया है पूरी साल में। तो ऑप्शन ए। Question 3, within the calculation of technical pricing, there are a number of future trends that the underwriter needs to consider. 4 are given below. Which are is incorrect? इसका जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए ए बी सी डी कौन सा ठीक है। ऑप्शन ए इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी क्लेम्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी लीगल चेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेंड में ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन नहीं था, ये है इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली टू बी अ रेटिंग अंडरराइटिंग फैक्टर इन फायर इंश्योरेंस? फायर इंश्योरेंस में इसमें से कौन सा हो सकता है, जरा सोच के बताइए। बात कर रहे हैं फायर इंश्योरेंस की। फायर इंश्योरेंस में
कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कितनी पुरानी है, नई है, कच्ची है, पक्की है, ये बहुत मैटर करेगा क्योंकि फायर का आप इंश्योरेंस दे रहे हो। दूसरा है फायर एक्सटिंग्विशर्स, आपने कितने फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हुए हैं, वो मैटर करेगा। क्या बिल्डिंग की सिक्योरिटी मैटर करेगी? नहीं करेगी। ये है बर्गरिंग पॉलिसी का पार्ट। और डिडक्टिबल कि एक क्लेम्स में कितना आप क्लेम्स के पैसों में से काटने वाले हो, तो डिडक्टिबल ये मैटर करेगा। बिल्डिंग की सिक्योरिटी ये मैटर नहीं करेगी, ये करेगी बर्गरिंग पॉलिसी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लेम्स लोडिंग अप्लाइड टू अ पॉलिसी इज नोन एज क्लेम बोनस, क्लेम मालूस, क्लेम फायर्स, क्लेम्स माइनस। बहुत इजी है। लोडिंग के लिए मैंने बोला था ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आपको ये चैप्टर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं सारे के सारे चैप्टर आपको जल्दी से जल्दी पढ़ा दूं, समझा दूं, ताकि आप लाइसेंसिएट, एसोसिएट और फेलोशिप के जो एग्जामिनेशन है उनको आसानी से क्रैक कर पाए। मेरी यही कोशिश है। धन्यवाद।